are watching Unbound India. मार्क्सवादी लेखकों की बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं थी जो मुझे लगता था कि सुंदरकांड की तथ्य के साथ न्याय नहीं करती। ने एक घोषित एजेंडा के साथ इन स्क्रिप्चर्स की जो गलत व्याख्या करनी ज़रूरी समझी। उसने पूंजी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने की बजाय संस्कृति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और महिषासुरमर्दिनी की बात करती हैं। तो महिषासुरमर्दिनी की बात करते हुए उसका अनुवाद वो करती हैं बफेलो क्रशर की तरह। पशुपति को कहती हैं लॉर्ड ऑफ बीस्ट। हमारे शिव भगवान को जो है एक तरह से एंटी क्राइस्ट या एंटी गॉड के रूप में पेश कर। शताब्दियों से भारत के अक्ष में, भारत के अयन में ये सुंदरकांड के शब्द गूंजे। वाल्मीकि के विवरण से पता लग जाता है कि रावण जो है वो किस तरह की विलासिता में रहता था और स्त्रियों का किस तरह का डिह्यूमनाइजेशन जो है उसने कर रखा था, जो वाल्मीकि का वर्णन जो है वो पूरा का पूरा बताता है। हाँ, क्योंकि उसमें आपको लगता है कि स्त्रियां किस तरह से वहाँ पे भरी पड़ी हैं और शराब पी के सोई हुई हैं, किसी का हाथ किसी के जो है वक्ष पर है और तमाम किस्म के ऐसे बहुत ही वैसे विवरण हैं जो तुलसी की रुचि के अनुकूल नहीं थे। तुलसी स्किप कर जाता है। रावण सिर्फ सीता का ही अपहरण नहीं करता, वेदवती के साथ भी उसने बलात्कार किया, रंभा के साथ भी उसने बलात्कार किया, हेमा के साथ भी उसने बलात्कार किया। बहुत सारे उदाहरण हैं उसके। आतंकवादियों का तरीका ये है, राक्षसों के तरीकों से एकदम मिलता हुआ। वाल्मीकि और तुलसी दोनों जो हैं राक्षसों को कामरूप कहते हैं। कामरूप माने अपनी इच्छा से रूप धर लेने वाले। तो आप भी देखिए कि आतंकवाद की भी प्रविधि वही है कि आतंकवाद जो है वो कामरूप है, आइडेंटिटी फ्रॉड्स करते रहते हैं। जैसे पेरियार जी हैं, उनके लिए क्यों आवश्यक हुआ? उनकी जो सच्ची रामायण वो सबसे झूठी रामायण, नाम ही गलत रखा हुआ, लेकिन उनके लिए आवश्यक क्यों हुआ स्थापित करना? क्योंकि वो एक तरह का सेपरेटिज्म जो है चाह रहे हैं और उस सेपरेटिज्म के चक्कर में उन्होंने उस पृथकतावाद के चक्कर में राम से लड़ना जरूरी समझा। तो हाँ, वो पहली शर्त है। तो उन्होंने जो है सीता दहन करना भी शुरू किया। उन्होंने जो है उनके समर्थक आज तक भी जो है राम की वो निकालते हैं तस्वीर और उसको जूतों से मारते हुए चलते हैं। क्यों ये जरूरी? जब भी राष्ट्रीय एकता की बात आएगी तो राम एक जरूरी संदर्भ है और जब तक कि राम को जो है वो नहीं कर लिया जाए डिस्क्रेडिट, टारगेट नहीं किया जाएगा, तब तक इन शक्तियों की जो है मनस्तृप्ति होती ही नहीं। मित्रों, जुलाई का महीना है, बारिश झूम के हो रही है इस समय। जैसा कि आपने पीछे भी बैकग्राउंड में देखा भी, समस्या हो रही थी टेक्निकल भी और साउंड से रिलेटेड भी, एक जो नॉइस होती है वो आ रही थी। तो हमने लोकेशन चेंज की है। इस लोकेशन पर बैठकर आगे की जो बात है वो हम दोबारा से मनोज जी के साथ आगे करेंगे। जी मनोज जी, आपने जहाँ छोड़ा था वहीं से हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। हाँ, वो बात ये चल रही थी कि जब तुलसी ने क्या अंतर किया वाल्मीकि की तुलना में, तो मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे हनुमान जो हैं वो लंका में प्रवेश करते हैं तो तुलसी का वर्णन यूँ आता है कि कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर है तना घना, चौहट ठट्ट सुबट बीती चारुपुर बहुविध बना, गजबाज खच्चर निकर पद चरत बरोथने को बने हैं, ऐसा करते हुए विवरण आता है। अब आप देखिए इसमें तो तुलसी की आधुनिकता यहाँ दिखाई पड़ती है। वो कनक कोट की बात करते हैं कि लंका को घेरे हुए है एक सोने की प्राचीर। ये वेदों से चली आने वाली वो बात है ना कि हिरण्मयेन पात्रेन गर्भेन सत्यस्यापहतम मुखम, कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ। श्रीलंका में सत्य की शक्तियाँ कौन है? सीता है, मंदोदरी है, विभीषण है, शक है, माल्यवान है, ये सब सत्य की शक्तियाँ। लेकिन ये सब जो हैं घिरे हुए हैं सोने की प्राचीर से। तो वो एक आधुनिकता जो है वहाँ दिखाई देती है। ऑब्जर्वेशनल जो बारीकियाँ हैं तुलसी की या तुलसी के हनुमान की। फिर उसके बाद कहते हैं कि चौहट ठट्ट सुबट बीती जात,
तो चारों ओर बाजार है, अच्छा। चौहट हाट है, बाजार है। तो हाट और हाटक की जुगलबंदी है। पहले हाटक की बात की उन्होंने, सोने की, फिर हाट पे आ गए। तो ये आप देखें तो तुलसी के समय तक आते आते हुआ क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाचार व्यवस्था जो है वो स्थापित हो गई थी। और उस के बाद जब तुलसी तो अकबर के समय में थे, तो तब तक जो है काफ़ी स्टेबलाइज भी हो गई थी वो। तो लेकिन हुई जो थी उसके पीछे शक्ति थी राज्य की, और सैन्य शक्ति थी। पूरा मध्यकालीन शासन ही जो है उसकी वो सैन्य आधारित ही था। तो इसलिए तुलसी एक तो बाजार की सर्वग्रासी उपस्थिति को दिखाते हैं, है ना, चारों ओर वही है। और फिर उसके बाद कहते हैं सुभट्ट की बात, और गजबाज खच्चर निकर पदचर की बात, सेना की बात करते हैं। यानी जो आपने उपनिवेशवाद के समय में भी देखा होगा कि उपनिवेशवाद में क्या होता था, पहले जो हैं व्यापारी आ रहे हैं और फिर उनके पीछे पीछे कंपनी की सेना आ रही है। तो एक तरह की जो चीज़ है कि जहाँ पर, और आज भी हम नव उपनिवेशवाद में भी देखते हैं कि अपने मार्केट का संरक्षण करने के लिए लोग जो हैं दूसरे राष्ट्रों पर भी आक्रमण कर दे रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वहाँ पर थी लंका में, तत्कालीन लंका में, कि वो जो बाज़ार है उनका जो चारों ओर जो है एक तरह से मार्केट फोर्सेस ही हावी हैं। वो उन्होंने ही जो है सीता को कैद रखा हुआ, सत्य को कैद में रखा हुआ है, मार्केट फोर्सेस ने। और जो है उनको रावण की जो सैन्य शक्ति है उसका समर्थन है पूरा का पूरा। तो तुलसी ये बारीकियां लाते हैं, और आप देखिए कि उनका जो मार्केट है वो मार्केट को सबसे पहले पहचान रहा है। तो ऐसे ही आगे बढ़े तो तुलसी और वाल्मीकि के अंतर में, तो वाल्मीकि जब हनुमान अंदर घुसते हैं श्रीलंका के, तो वाल्मीकि ने दिखाया कि वो विभिन्न राक्षसों के घरों में गए और उन्होंने जो है रावण का अंतःपुर देखा। अंतःपुर का बड़ा विस्तृत से वर्णन करते हैं वो, और इसी तरह से जो रावण की रसोई का भी जो है बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। तुलसी गायब कर जाते हैं सब विवरणों को, क्योंकि वो वाल्मीकि के द्वारा बताए गए विवरण जो हैं खासकर अंतःपुर के, वो इतने सेंसुअस हैं कि वो तुलसी की अभिरुचि के अलग है। और फिर टाइम लाइन भी है। हाँ, अभिरुचि भी थोड़ी सी भिन्न है तुलसी की। तुलसी एक दूसरे मेकअप के, माइंड मेकअप के आदमी हैं। वाल्मीकि उस तरह के, वाल्मीकि सत्य के हिसाब से जैसा भी वर्णन है चल देते हैं। तुलसी कुछ जगहों पे जानबूझ के संकोच कर जाते हैं। तो तुलसी वो नहीं बताते जो वाल्मीकि बता रहे थे, कि वाल्मीकि हालांकि संकेत कर जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते। वाल्मीकि के विवरण से पता लग जाता है कि रावण जो है वो किस तरह की विलासिता में रहता था, और स्त्रियों का किस तरह का डिह्यूमनाइजेशन जो है उसने कर रखा था। अच्छा, ये भी जो वाल्मीकि का वर्णन जो है वो पूरा का पूरा बताता है। हाँ, क्योंकि उसमें आपको लगता है कि स्त्रियां किस तरह से वहाँ पे भरी पड़ी हैं और शराब पी के सोई हुई हैं, किसी का हाथ किसी के जो है वक्ष पर है, और तमाम किस्म के ऐसे बहुत ही वैसे विवरण हैं जो तुलसी की रुचि के अनुकूल नहीं थे। तुलसी स्किप कर जाते हैं। अच्छा। और ऐसे ही जो है जैसे रसोई घर का विवरण है, रावण की रसोई में इतना मांसाहार और ये सारी चीज़ें सब बताई हुई हैं, तो वो बता के वाल्मीकि कंट्रास्ट पैदा करते हैं। यानी आप देखेंगे कि आगे चल के हनुमान कहते हैं ना कि मुझे भूख लगी हुई है तो मैं जो है ये खा रहा हूँ। उधर जो है रावण का जो घर जो है इतने सारे जो भोजन सामग्री से भरा पड़ा, और उसके ठीक उसमें एक ये शुदा कातर हनुमान है, मेहनत कश हनुमान, इतना सब मेहनत करने वाले। तो तुलसी थोड़ा सा जो है वो रावण की रसोई नहीं बताते, हालांकि तुलसी भी वो क्षुधा का और भूख का तर्क लेते हैं। और उनके यहाँ भी ये होता है कि वो हनुमान कहते ही है ना कि मारे ही मोहि कुमारक गामी, और वो कपिस भाव तो तोरहु रुखा, है ना, कि मैं तो भूखा था और मेरा कपि स्वभाव है, तो मैंने उसको वृक्ष से फल तोड़ लिए। अब आप देखें तो तुलसी इसको करके क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, और बहुत मॉडर्न चीज़ है उसके।
यानी आप सोचिए कि रावण ने एक ऐसी संस्कृति कायम कर रखी है जो कपि कल्चर के अगेंस्ट है, हाई कल्चर है। वहाँ पर जो है अशोक वाटिका में प्रवेश जो है एक तरह का प्रतिष्ठा प्रतीक है और हर कोई नहीं जा सकता उसमें। ये जैसे अंग्रेजों के समय में नहीं लिखा रहता था क्लबों के सामने, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अच्छा, वो तो वो हाई कल्चर है उनकी। और यहाँ कपि कल्चर तो ये है कि हम जंगल में हैं, सहज हैं और बिल्कुल उन्मुक्त मना है और किसी भी तरह की कुंठा नहीं है। सब लोग मिल के खाते हैं, कोई भी अपनी भूख से ज़्यादा नहीं खाता है और किसी को भी अपनी, तो वो उस स्वभाव के हैं जो हनुमान। तो उनका वो स्वभाव जो है इस स्वभाव से भिन्न है। ये तो स्वभाव जो अंग्रेज़ों के समय में था, इनफैक्ट 18वीं सदी तक इंग्लैंड में जो है ब्रेड चुराने पर मृत्युदंड की सजा थी। अच्छा, 18वीं सदी तक। और बल्कि आप देखिए अभी ईरान में हुआ 2004 की घटना है संभवतः वो, कि एक बच्चे ने ब्रेड चुराई तो उसको सज़ा हाथ काटने की मिली। ये अभी रिसेंटली एज रिसेंटली एज दिस। तो वो जो समाज हैं और वो जो संस्कृतियां हैं उनके भिन्न है कपि स्वभाव। और वो भूख का तर्क है कि मुझे जो है भूख लगी और मैंने वृक्ष से फल तोड़ के खा लिए। तो और आप देखिए तो तुलसी जिस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हालांकि वाल्मीकि से बहुत प्रेरणा ली है उसमें, लेकिन इस चीज़ को जिस बारीकी से वो रेखांकित कर गए हैं, वाल्मीकि क्या है अलग अलग विवरण दिए हैं कि वो आए तो फिर जो है रावण ने अपना ये इस तरह के सैनिक भेजे, फिर उस तरह के सैनिक भेजे, फिर ये अक्षय कुमार को भेजा, फिर ये जो है मेघनाथ को भेजा, ऐसा कर। तो वाल्मीकि की रुचि जो है उस युद्ध के विवरणों में, और तुलसी उसके पीछे एक आधुनिक तर्क प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आपने तुलसी की बातों को वाल्मीकि के कहे हुए को जो एक डिफ्रेंशिएट किया है और आज के समय में जिस तरीके से आपने डिकोड किया है, यहाँ पर दर्शक को आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सामने आ रही है। ज़रा ध्यान से देखिएगा उसको, और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं उसको कि कैसे। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये जो सुंदरकांड पर आपने 18 वॉल्यूम लिखे हैं, क्या ये मार्केट में उपलब्ध हैं दर्शकों? हाँ बिल्कुल उपलब्ध हैं, और इनफैक्ट वो अमेज़ॉन या किंडल पे मिल जाएंगे। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा मेरी वेबसाइट है manojkshrivastav.com, तो उस पर भी सहज रूप से डाउनलोड हो जाए। बहुत बढ़िया, ज़रूर आप ये संग्रह 18 वॉल्यूम का जो है उसको आप पढ़िए, आपको रामायण और अपने करीब मिलेगी। आगे बढ़ते हैं इससे आगे। आपने अपने शोध में वाल्मीकि रामायण के राक्षसों की जो मानसिकता है, उनका जो उस समय के ऋषि मुनियों का जो काम था, उसमें जिस तरीके से व्यवधान डालते थे, वो जो मोडस ऑपरेंडा जो है वो आज की तुलना में अभी जो पूरी दुनिया आतंकवाद जो सामने हमारे होता है, जिस तरीके से होता है, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया है और बड़ी शानदार उसकी तुलना की है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए जी। हाँ, उसमें आप देखिए वो स्वाभाविक रूप से सहज रूप से मिलता है। जो कहना चाहिए कि आतंकवाद है और राक्षसों के जो कर्म हैं उनमें बहुत तुलना की जा सकती है। स्त्रियों पर अत्याचार तो एक स्वाभाविक रूप से है ही, और आप देखें तो रावण सिर्फ सीता का ही अपहरण नहीं करता, वेदवती के साथ भी उसने बलात्कार किया था, रंभा के साथ भी उसने बलात्कार किया था, हेमा के साथ भी उसने बलात्कार किया था। बहुत सारे उदाहरण हैं उसके। वो एक क्रम था। इनफैक्ट उसका जो अंतःपुर वाल्मीकि बताते हैं तो वो दुनिया भर से जो है युद्ध के समय लूटी गई स्त्रियों से भरा हुआ था। तो अब आप जो है इसकी तुलना आज के ज़माने में ISIS के जो है उन जगहों से कर लो जहाँ पर स्त्रियाँ इसी तरह से
लाई गई हैं, है ना। और अभी तो जैसे कुछ हाल में जो यूपी में डेवलपमेंट्स हुए हैं तो उनसे भी पता लगा है, केरल में जो है डेवलपमेंट्स हुए उससे भी पता लगता है, दुनिया भर से ये हो रहा है। ग्रूमिंग गैंग्स हैं और तमाम किस्म की वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आतंकवादियों का तरीका ये है, राक्षसों के तरीक़ों से एकदम मिलता हुआ। फिर ये तो स्त्री के संदर्भ में बात हुई। उसके अलावा आप देखिए तो एक जिसे कहते हैं कि एपिस्टेमिक वायलेंस, ज्ञान के संबंध में हिंसा। तो ज्ञान किसके पास था उस समय? जो यज्ञ करते थे, वो तुलसी की पंक्ति भी आती है ना कि जहाँ जहाँ पर भी यज्ञ होते थे वहाँ वहाँ पर जाकर ये राक्षस व्यवधान करते थे। तो इन्होंने भी बताया हुआ। बल्कि वाल्मीकि के विवरण में एक बहुत खासियत है, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत आधुनिक बात है। वो ये है कि वाल्मीकि ये बताते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं जो कि इनके द्वारा सताए जा रहे थे, उनके नाम बताए उन्होंने, किस तरह कौन कौन से ऋषि थे। तो आप उन नामों को देखो तो उससे पता लगेगा कि वो तो उस युग के सर्वहारा थे। आप देखिए एक का वर्ग का नाम बताया है, उस तरह के ऋषि जो सलिलाहार है, यानी जो पानी पी के जीवित रहते हैं। अच्छा। तो वो नाम बताया। एक बताया है कि वो वायु भक्ष है, हवा खा के जीतते रहे। एक बताया है कि वो ऐसे हैं जो अपने शरीर को ही शैया बनाते हैं, माने अपने शरीर को ही तकिया बनाते हैं। तो वो वही होगा, अपनी भुजा को लेकर जो है वो सो रहे हैं। माने ऐसे लोग जो निहायत विपन्न है, जो निहायत सर्वहारा है, उनको राक्षस शिकार बना रहे हैं। ठीक है, उनको तो बना ही रहे हैं जो कि कहना चाहिए विद्वान हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और जो कहना चाहिए कि ज्ञान जो है उसका प्रसार कर रहे हैं। तो वो एपिस्टेमिक वायलेंस भी है और दूसरी तरफ कमज़ोरों का दमन भी है। ये सब चीज़ें हैं। अब इसी की तुलना राक्षसों से कर लीजिए आप, तो यही है। अच्छा, राक्षस भी क्या कर रहे हैं? राक्षस इन लोगों को मार रहे हैं जो द्विज हैं, इन लोगों को मार रहे हैं जो इस तरह के लोग हैं, सलिलाहार, वायु भक्ष टाइप। तो ये वो लोग हैं जो सिविलियन हैं, ये नॉन कॉम्बेटेंट्स लोग हैं, बिल्कुल इनोसेंट है। हाँ, और इनको ये युद्ध में नहीं है ना। और आतंकवाद भी यही कर रहा है, वो नागरिकों को निशाना बना रहा है, क्योंकि युद्ध नहीं कर सकता। राक्षस जो हैं वो युद्ध में तो हार गए हैं। वो कभी सहस्त्रबाहु से हार गया रावण, कभी बाली से हार गया रावण। तो जो है उसके लिए उचित है कि वो छद्म युद्ध करे। और यहाँ 1965 में हार गए लोग बाग, 1971 में हार गए लोग बाग। तो इनके लिए भी ज़रूरी है कि आतंक करे। यही राक्षस है, ये प्रॉक्सी वार है इनकी। अब यदि प्रॉक्सी वार का आप आधुनिक शब्दावली में यदि वो करें, यह कहना चाहिए कि सांस्कृतिक शब्दावली में करें, प्रॉक्सी वार का अनुवाद क्या होगा? माया युद्ध। तो राक्षस माया युद्ध करते थे, ये वाल्मीकि भी कह गए, ये तुलसी भी कह रहे हैं। फिर दूसरे जो है वाल्मीकि और तुलसी दोनों जो हैं राक्षसों को कामरूप कहते हैं। कामरूप माने अपनी इच्छा से रूप धर लेने वाले। तो आप भी देखिए कि आतंकवाद की भी प्रविधि वही है कि आतंकवाद जो है वो कामरूप है, आइडेंटिटी फ्रॉड्स करते रहते हैं। कभी विद्यार्थी बनते हैं, कभी प्रोफेसर बनते हैं, कभी मछुआरे बनते हैं, कभी हाथ में कलावा बांध के आ जाते हैं, तरह तरह के रूप वो भी रख रहे हैं। तो वो भी वही है। फिर वाल्मीकि ने ये बताया है कि राक्षसों से जो स्थान जो संत्रस्त था, इन्फेस्टेड था, उसका नाम उन्होंने दिया जन स्थान। अब जन स्थान का यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो उसका होगा पब्लिक प्लेस, उसका अर्थ होगा सिविलियन सेटलमेंट। तो हम देखते हैं कि आज के युग में भी आतंकी जो है पब्लिक प्लेसेस पे, कभी किसी बाजार में, कभी किसी संकट मोचन मंदिर में, कहीं अक्षरधाम पर, कहीं किसी साइनागॉग में, कहीं कोई जो है चर्च पे, इस तरह से अपना वो कर देते हैं। पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं। तो जन स्थान जो है उनसे इन्फेस्टेड है।
तो ऐसे बहुत सारे वो मिलते हैं संकेत कि जिससे लगता है कि इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। फिर आप देखिए कि जैसे आज के समय में हमारा एक पड़ोसी जो है वो एक रॉग स्टेट है और वो आतंकवाद का प्रायोजन करता है, उसका निर्यात करता है, उनको सूचनाओं से लेकर शस्त्रों तक तमाम किस्म की चीज़ों का और धन का सबका जो है मुहैया कराता है उनको। वाल्मीकि जो हैं अपने रामायण में शुरुआत में ही लिखते हैं कि राक्षस जो हैं बिना किसी कारण के ही लोगों को सताया करते हैं, बिना किसी कारण के। उनको वो शब्द ध्यान देने लायक है, बिना किसी कारण के सताया करते हैं, अकारण है। आतंकवाद भी यही करता है। आतंकवाद का उस व्यक्ति से, उन व्यक्तियों से जिनको उनका कोई व्यक्तिगत परिचय भी नहीं होगा, आतंकी का, जब वो बाज़ार में जो है बम लगा रहा है तो कौन मारे जाएंगे उनसे किसी तरह की उसकी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, वो जानता भी नहीं उन्हें। आतंकी जो है, आतंकवाद का दर्शन इस मामले में जैन दर्शन का विलोम है। जैन दर्शन में आप उसकी भी रक्षा करते हो जिसको आपने देखा नहीं है, वो सभ्यता का उत्कर्ष है। आतंकवाद सभ्यता का रसातल है जिसमें आप उसको भी मार डालते हो जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं था, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं था, उसको भी मार डालते हो। तो आतंक का ये है कि वो अकारण मारता है और वो मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही स्वस्थ प्रवृत्ति के अवशोषण पर आधारित है। वो प्रवृत्ति ये है कि किसी निर्दोष के मारे जाने पर लोगों का जो खून जो है वो ज़्यादा सूखता है। आतंकवाद उस मनोविज्ञान का अवदोहन करता है, उसका शोषण करता है पूरा का पूरा, कि निर्दोष को मारा जाएगा। तो यानी आज के समय में देखा जाए तो मानव सभ्यता को हमने किस तरह से निर्मित किया है, कारण कार्य के आधार पर, कि कोई कारण, कोई कार्य हुआ तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो मानव सभ्यता इसी पे चली है। लेकिन आतंकी क्या एक तरह के स्वैराचार में पनपता है, राक्षस भी उसी तरह के स्वैराचार में पनपता है, उसको ही मार डालेगा जिसको कोई लेना देना नहीं है। तो वो स्वैराचार ये है कि कारण और कार्य का ये जो पारिणामिक रिश्ता है इसको तोड़ दिया जाए। अब चीज़ जो है यदृक्षया हो, अब यदृक्षया कार्यों को करने का श्रेय जो है वो सिर्फ परमात्मा को प्राप्त है। जब आतंकी इस तरह से इस कारण कार्य संबंध को तोड़ देता है तो उसको लगता है कि वो तो खुदा हो गया, उसकी इच्छा पे है किसी को भी मार डालो, खुदा हो गया वो। तो अपने आप को वो डिवाइन मिशन पे समझने लगता है और फिर वो सारी की सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो राक्षसों और आतंकियों के बीच में ये जो समानता है ये अकारण नहीं थी हमारे। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमें भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं। यहाँ पर एक बात हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि श्री राम का जो चरित्र है वो आज के समय में जो एक नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है और राज्य है, उसके लिए कितना, उसकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके लिए कितना प्रासंगिक है। देखिए, राम जो हैं वो इस तरह से हमारी राष्ट्रीय चिति से जुड़े हुए हैं कि जब जब भी लोगों ने भारत पर आक्रमण करना चाहा, जब जब भी लोगों ने भारत से टकराहट मोल ली है, उन्होंने राम से भी टकराहट मोल ली है। आप देखिए तो बाबर के लिए क्यों आवश्यकता की था कि वो राम मंदिर को नष्ट करे। वो भारत पर आक्रमण कर रहा था लेकिन राम पर आक्रमण किए बिना वो नहीं रह सकता। राम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का उत्तर से दक्षिण तक एकीकरण किया। राम उस यूनिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, यूनियन ऑफ इंडिया का फर्स्ट एग्जांपल। हाँ, तो वो टकराना जरूरी है इन लोगों को। क्यों ऐसा हुआ कि जो द्रविड़स्थान के रूप में बात कर रहे थे और भारत से उनको अलग करना चाहते थे, द्रविड़स्थान को, या जो है एक उनका वो जो दूसरी आइडेंटिटी वाला एक देश ही बनाना चाह रहे थे, तो क्यों उनके लिए ज़रूरी हुआ कि वो राम को कहें कि ये तो आर्य थे, बाहर से थे, और रावण जो है द्रविड़ था और रावण दलित था।
उनके लिए क्यों आवश्यक हुआ, जैसे पेरियार जी हैं उनके लिए क्यों आवश्यक हुआ, उनकी जो सच्ची रामायण है वो सबसे झूठी रामायण है, नाम ही गलत रखा उन्होंने, लेकिन उनके लिए आवश्यक क्यों हुआ स्थापित करना, क्योंकि वो एक तरह का सेपरेटिज्म जो है चाह रहे हैं, और उस सेपरेटिज्म के चक्कर में उन्होंने उस पृथकतावाद के चक्कर में राम से लड़ना जरूरी समझा। वो पहली शर्त है। हाँ, वो पहली शर्त है। तो उन्होंने जो है सीता दहन करना भी शुरू किया, उन्होंने जो है और उनके समर्थक आज तक भी जो है राम की वो निकालते हैं तस्वीर और उसको जूतों से मारते हुए चलते हैं। क्यों ये जरूरी है? जब भी राष्ट्रीय एकता की बात आएगी तो राम एक जरूरी संदर्भ है, और जब तक कि राम को जो है वो नहीं कर लिया जाए डिस्क्रेडिट, टारगेट, हाँ टारगेट नहीं किया जाएगा, तब तक इन शक्तियों की जो है मनस्तृप्ति होती ही नहीं। तो इसलिए राम जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो रमे हुए हैं इस देश में, इसलिए राम है। तो ऋषि वाल्मीकि का जो संघर्ष था उस समय का, और वो बता रहे थे उस समय कि आपके लिए राक्षस कौन है जिनसे आपको सावधान रहना है, उनका जो प्रासंगिकता है वो बिल्कुल आज भी है, और वो संघर्ष आज भी जारी है। आज भी जारी है, और वो हमेशा ही रहेगा। महाकविता जो है हर युग में प्रासंगिक रहती है, और ये रामायण जो है या रामचरितमानस वो उसी तरह की महाकविता है। हर युग में पाठक जो है अर्थ का इसी तरह का उत्खनन करता रहेगा, जैसा मैंने कर रहा हूँ। तो अब हम वापस क्या कहते हैं आपकी उस जो एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर आते हैं, जिसके लिए आपने बरसों लगाए हैं, है ना उसमें। तो प्रश्न ये है मेरा कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय ज्ञान परंपरा जिसकी कि आप बात कर रहे हैं उससे जुड़ना चाहिए, पहला। दूसरा ये है, इससे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे देश के, क्या उनको निर्णय लेने में, उस क्रिटिकल सिचुएशन से डील करने में, क्या ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं? हाँ, एक तो मैं ये कहूँ कि बहुत महंगी कीमत चुकानी होती है जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा से एक प्रशासक के रूप में परिचित नहीं होते, भारतीय संस्कृति से एक प्रशासक के रूप में परिचित नहीं होते। मैं बहुत उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको एक उदाहरण मैं ये दूँ कि आज हम लोगों को कितना मालूम है, एक कॉन्वेंट एजुकेशन से निकल के आए हुए हम लोग या प्रशासक लोग, आधुनिक प्रशासक के, या कुछ स्वनामधन्य विश्वविद्यालयों से निकल के आए हुए, उनमें से कितने लोगों को ये मालूम है कि भूतड़ी अमावस्या क्या होती है, हरियाली अमावस्या क्या होती है। और जो है हमें तो वो 4 त्योहार बता दिए गए, राखी, दिवाली, दशहरा और होली, 4 त्योहार बता दिए गए। और भारतीय समाज में फूट डालने के लिए यहाँ तक कह दिया गया कि साहब इनमें से होली जो है वो इस वर्ग से संबंधित है, दशहरा इस वर्ग से संबंधित है, राखी इस वर्ग से संबंधित है, दिवाली इस वर्ग से संबंधित, रीजन भी शामिल है, रीजन भी कर दिए गए। और एक वैश्य के लिए दिवाली वैश्यों की है, और राखी जो है वो ब्राह्मणों की है, और होली जो है वो शूद्र वर्ग की है, और इसी तरह से जो है आपके जो क्या रह गया आपका क्षत्रिय दशहरा है ना, 4 हो गए। इसी तरह से 4 चीज़ें पढ़ा दी गई हैं आपको, आप 4 त्योहारों को बराबर। लेकिन इस देश में आपके 365 दिन में से 366 त्यौहार हैं और आपको मालूम नहीं है। तो हमारे यहाँ तो एक दुर्घटना इसलिए हुई, भूतड़ी अमावस्या के दिन पानी छोड़ दिया, मालूम ही नहीं था कि उस दिन इतने सारे लोग जो हैं स्नान कर रहे हैं, मर गए लोग। तो ऐसे ही मैं कई बार देखा कि हरियाली अमावस्या पे जो है अधिकतर स्टैम्पीड की घटनाएं हो जाती हैं। अभी भी शायद कल की घटना भी शायद ऐसे है ना, अमावस्या थी कल, तो अमावस्या पे हो जाती हैं घटनाएं, हरियाली अमावस्या। उस समय जो है जनता की, आम जनता की संस्कृति का अपरिचय जो है वो आपको इस तरह के सावधानी के लिए वो करता है। आम जनता की श्रद्धाएं किस तरफ बह रही हैं, किस दिन बह रही हैं, क्या है उस समय जब लोग कॉन्ग्रीगेट करते हैं,
मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ कितने जो हैं मेले भरते हैं। और मध्य प्रदेश में ही अकेले देखें तो 1961 में जब राष्ट्रीय जनसंख्या की गणना हुई थी, तो जो सेंसस हुआ था, तो वो अकेला सेंसस है जिसमें उन्होंने मेलों की भी गणना की थी। तब से अभी तक मेलों की गणना नहीं हुई। बड़ा अनफॉर्चुनेट। तो 1961 के जो उस मेलों की गणना के हिसाब से मध्य प्रदेश में 1938 मेले भरते हैं। अब ये जो मेले हैं कहाँ भरते हैं, कब भरते हैं, कितने लोग उसमें आते हैं, इन सब के बारे में हमारा अपरिचय है, क्योंकि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को हमें जाना नहीं है, भारतीय जीवन को, भारतीय संस्कृति को जो हमने जाना नहीं है। हमारा एक वो डिस्कनेक्ट है हमारे ही समाज से। जो विवेकानंद शिकायत करते थे कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते ही आज का जो युवा है वो अपने समाज से कट जाता है। तो आप कट गए, आपको मालूम ही नहीं है। इतने सारे लोग, अब जो है इनका क्राउड मैनेजमेंट एक इश्यू है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। यदि जो है आप उन जगहों पर जहाँ पर कि स्वाभाविक रूप से इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यदि वहाँ पर जाकर आप जनसंपर्क करोगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा बनिस्बत की जो है आप वो जनसंपर्क शिविर आयोजित करो, अपना जो है कुर्सी बिछाओ, सामने एक तंबू लगाओ, एक उसमें कुर्सी रखो, सामने जो है मेज रखो और वहाँ से जो है कुछ बातें जो है बताओ। 100 लोग इकट्ठे होकर सुन रहे हैं, वहाँ लाखों लोग आते हैं वो अपने आप ही ट्रांसफर और अपने आप आते हैं। वो बस आपको उन तक पहुँचना है। आप शिकायत करते हो कि लोग शासकीय कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेते, दरअसल प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों की रुचियों में आपने शासकीय कार्यक्रमों को दाखिल नहीं किया। क्या बात। तो वहाँ जो है परेशानी पैदा हो जाती है। संस्कृतिहीनता जो है वो और भारतीय ज्ञान परंपरा की जो कमी है वो कई तरह से झलकती है। जैसे जिस सामाजिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कलेक्टर था झाबुआ में। झाबुआ में वहाँ पर वहाँ के आदिवासी जो हैं पाट पद्धति से सिंचाई करते हैं। वो ज़मीन से 9 किलोमीटर ऊपर जो है पानी उनको पहुँचाते हुए मैंने देखा है, बिना किसी यंत्र की मदद के। वो एक ऐसी नाली सी बनाते हैं, उसमें पानी ऐसा से टकराता हो ऊपर तक पहुँच जाता है। वो जो है उनकी पारंपरिक पद्धति है। अब आप बताइए कि उनकी जो पाट पद्धति कहलाती है, वो उस पाट पद्धति का कितना जो है प्रमोशन हमने किया। वो ना करके हमने जो है उसी झाबुआ में हमने वो पाट पद्धति तो इनफैक्ट ऐसी थी कि उसको हर पहाड़ी क्षेत्र में उसको लागू कर देना था। उसका तो हमें जो है और डिसेमिनेशन करना था। वो रूरल टेक्नोलॉजी थी सहज रूप से और लो कॉस्ट, यानी नो कॉस्ट थी। तो आपने उसको नहीं किया। आपने लेकर एक किया कि हम जो है ग्रुप लिफ्ट इरिगेशन स्कीम करेंगे। तो उसमें पंप, मोटर, स्टार्टर, वो सब जो है झाबुआ के आदिवासी को बैंक जो है वहाँ से दिला रहे हैं आपके इंदौर से। तो इंदौर के जो बेचने वालों की, बैंक वालों को, उनका सबका नेक्सस बना हुआ है और वो वहाँ पहुँचते हैं। मैंने पूछा लोगों से वहाँ से, जब वो पाठ पद्धति कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही उनका टेस्ट लेने के लिए उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप ये क्यों करते हैं, आप इसकी जगह जो है हम आपको बैंक से लोन दिला देते हैं, आप उसमें ग्रुप लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कर लें। तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब वो तो ठीक है। एक बंदा खड़ा हुआ, युवा था, उसने कहा वो तो ठीक है साहब, लेकिन बैंक के चक्कर कौन लगाएगा, ब्लॉक के चक्कर कौन लगाएगा, बिजली बोर्ड के चक्कर कौन लगाएगा। उसके वो 3 भी मुझे आज तक याद हैं और उन तीनों में कॉमन जो बात थी वो चक्कर लगाना। तो एक जो है ऐसी विकास पद्धति जो कि डिपेंडेंसी पैदा करती हो, जो भटकाव पैदा करती हो, जो उलझाती हो, वो नहीं चाहिए हमारे ग्रामीण समाज को। वो स्वायत्त विकास चाहता है जिसमें कि उसके उपकरणों का संचालन का अनुभव उसके पास हो, उसको ज्ञान हो, वो उसके साथ सहज महसूस करे। हम नहीं करते। दरअसल हुआ ये था कि हमारे यहाँ चूँकि हम लोगों ने अंग्रेज़ों से उत्तराधिकार में प्राप्त की, तो अंग्रेज इस देश के लिए पराये थे। इस देश के समाज में वो अपने होने की स्ट्रक्चरल वैलिडिटी को लोकेट ही नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो है थ्योरी चलाई कि स्टेट और कम्युनिटी अलग अलग रहे। ये डिवाइड जो था, वो डिवाइड उन्होंने किया क्योंकि वो कम्युनिटी में सहज थे ही नहीं। तो उन्होंने स्टेट के इंस्ट्रूमेंट को उससे अलग कर दिया। अब हम जब आज़ाद हुए हैं
तो हमें कम से कम जो है इतना तो करना चाहिए कि हम वो करें। आज उस द्वैत के कारण जो हमने अपना लिया, समाज एक दूसरा जीवन जी रहा है, राज्य एक दूसरा जीवन जी रहा है। राज्य पर्यावरण दिवस मना रहा है 5 जून को, और समाज जो है पर्यावरण दिवस मना रहा है, अभी हरियाली अमावस्या पे हमने देखा। राज्य जो है वो शिक्षक दिवस मना रहा है 5 सितंबर को, समाज जो है गुरु पूर्णिमा मना रहा है। एक फांक पड़ गई है। वो हम ऑर्गेनिक तरीके से क्यों नहीं होते अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति? वो ऑर्गेनिक रूप क्यों नहीं है हमारे? हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम ऑर्गेनिक स्टेट की बात क्यों नहीं करते? राज्य भी सहज हो इस समाज के प्रति, इस संस्कृति के प्रति, और उन संप्रेरकों का इस्तेमाल कर सके जो कि इसको इतने शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रवाहमान बनाए हुए हैं। उससे विकास में भी मदद मिलेगी। जैसे मैं आपको बात कर रहा था त्योहारों की, इतने सारे त्यौहार हैं हमारे यहाँ। अब आप देखिए तो इन त्योहारों को कोई चाइना में बैठ के पढ़ रहा है, और इनके भीतर की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको वो चाइना के लोगों के हक में जो हार्नेस कर रहा है। तो आपकी गणेश चतुर्थी आती है, और गणेश चतुर्थी पर वो आपको छोटी छोटी आंखों वाले जो हैं गणेश मिल जाते हैं बाज़ारों में, है ना। राखी आती है, अभी आ रही है, तो राखी पे आप देखेंगे चीन से बनी हुई राखियाँ आ रही हैं आपके पास। आपको वो जो है लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह, वो चीन से बने आ रहे हैं। क्या ज़रूरत है साहब? आप जो हैं, मैंने प्रयोग किया भी था जो रूरल डेवलपमेंट में, कि ऐसे कुछ जो हैं त्यौहार मैंने चुने, और हर त्यौहार की मटीरियलिटीज़ तय की। जैसे दिवाली पर ये 35 चीज़ें लगती हैं, और मैंने अपने एसएचजीज़ को कहा, अपने स्व सहायता समूहों को जो महिलाओं के थे, कि क्या आप ये सब चीज़ें खुद बना सकती हैं? तो उन्होंने बनाए। उनके गिफ्ट हैम्पर हम लोगों ने बेचे, और वो अच्छे बिके। आज वो करोड़ों पैदा कर रही हैं। तो आप जो हैं अपने ही त्योहारों को के बारे में यदि जानें, उनकी मटीरियलिटीज़ को तय करें, उससे जो है आपका अच्छा खासा जो है आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज जो है पैदा होगा, उससे कनेक्ट होगा। हाँ, करेक्ट होगा। वो चीन वो कर रहा है। हमें तो यूँ करना चाहिए था कि जवाब में हम चीन के भी त्योहारों का अध्ययन करते और देखते कि उसकी मटीरियलिटीज़ क्या हैं। कि जैसे उनका लैंटर्न डे आता है फरवरी में, तो हम जो है अपने यहाँ से लालटेन वहाँ पे भेजें। जैसे उनका जो है जनवरी में तीसरे सप्ताह में उनका जो है न्यू ईयर डे आता है चाइनीज़ कैलेंडर का, तो हम जो है वो क्रैकर्स चलाते हैं, तो हम अपने यहाँ से आतिशबाजियाँ भेजें वहाँ पर। वो नहीं हो रहा। हम तो अपने ही त्योहारों की जो है जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हीं को सही सही तरह से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो सर यहाँ बताइए कि मजबूरी क्या है प्रशासनिक रिफॉर्म्स लाने में, अड़चन क्या है? भारतीय परंपरा का ज्ञान जो है वो प्रशासनिक अकादमी में ही नहीं, हमारे जो है पढ़ाई में बिल्कुल शुरू से डालने की ज़रूरत है। फंडामेंटल जहाँ से। हाँ। आज की तारीख में दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ स्थिति ये है कि जो भी हमारा भारतीय है हम लोग उसको काफ़ी हद तक जो है मार्जिनलाइज कर चुके हैं। आपका वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़िए आप, स्टेट ऑफ इंडियाज़ हेल्थ, तो उसमें वो बताते हैं कि देश का ये करीब 3 दशकों पहले की बात है, अब स्थिति होगी तो सुधर गई होगी, लेकिन वो बताते हैं कि देश के जो हेल्थ बजट का 98.73% वो एलोपैथी को जा रहा है, और 1.27 जो है वो आयुर्वेद को, यूनानी को, सिद्धासन को, एम्योपैथी को और इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को जा रहा है 1.27 से। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सबको 50% कर दो और इसको एलोपैथी को 50% अकेला कर दो, तो भी आप देख लो कि क्या होगा। लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में एलोपैथी की एक शिष्यता का भाव है ही, स्थापित है, चाहे आप उसको कॉलोनियल लीगेसी कहो या जो भी कहो, लेकिन वो स्थापित है। तो उसके कारण जो है आपके बजट एलोकेशन में इस तरह का न्याय है। और चूँकि एलोपैथी जो है वो फार्मास्यूटिकल मार्केट पर जो है निर्भर है, और उस दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि परचेसिंग पावर यदि शहरों में ज़्यादा है तो आप देखिए कि हेल्थ सिस्टम्स भी वो जो हैं शहरों ही में ज़्यादा, यानी वही वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी 3 दशक पहले की, तो स्टेट ऑफ इंडियाज़ हेल्थ, तो वो ये कहती थी कि 94% जो है हेल्थ बजट वो शहरों में खर्च होता है, 6% ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वाल्मीकि जिस बाजार को, जिस हाट के बारे में जो समझा रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता
और तुलसी जिस दौर में जी रहे थे, जिस एटमॉस्फेयर में जी रहे थे, पूरा मारकाट मची हुई थी, और वो जो समाज को ठीक करने की जो बात कर रहे थे, जिस रिफॉर्म की, आज हम पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हैं, मतलब उसको समझ ही नहीं रहे, उस मर्म को समझ नहीं रहे। हाँ, आपने 18 वॉल्यूम के तहत इस सुंदरकांड का, ये मैं आपको पुस्तक दिखाता हूँ, मैं इस तरीके के हैं, ऐसे 18 वॉल्यूम हैं, ऐसे 18 वॉल्यूम हैं, है ना, सुंदरकांड के। वो आप अमेजन से लीजिए जी, अमेजन से लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। रामायण को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। रामायण के अंदर जो आपकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस और उसकी जो वैज्ञानिकता है, उसकी जो वैज्ञानिकता है आज की एक उदाहरण दूं मैं, इसी सुंदरकांड से एक उदाहरण देता हूँ वैज्ञानिकता के मामले में। आप देखिए तो राम जो हैं अपनी सेना के सहित वहाँ समुद्र तट पे पहुँचते हैं। समुद्र तट पे पहुँच के होता क्या है कि वो समुद्र से अनुरोध करते हैं, ये बताया गया, समुद्र रास्ता नहीं देता। तो उसका जो हल जो ढूंढा गया है, वो हल जो है वैज्ञानिक है, और उस वैज्ञानिक हल में भी जो है ये देखा गया है कि कैसे जो है न्यूनतम क्षति जो है मैराइन लाइफ को हो। याद है कि जब राम क्रोध में भर जाते हैं तो कहते हैं सौखो बार दिवसिक कृसानु, और फिर वो मकर उरग झग गनकलाने, ऐसा करते हुए है ना कि वो जब उनके उससे शरसंधान मात्र से ही जो है मैराइन लाइफ में हलचल मच जाती है ना? से ही हाँ, उसको ही हलचल, यानी कोई ऐसा तरीका होगा कि वो जैसे मैराइन लाइफ प्रभावित हो रही, समुद्र स्वयं उपस्थित होता है। ये आया ना कि आज आप देखिए कि समुद्र की उपस्थिति जो है उसका अर्थ क्या है। आज न्यूजीलैंड में जो है उन्होंने माओरी नदी को उन्होंने लिविंग पर्सन घोषित किया, बिल्कुल, है ना। यूएसए में येलोस्टोन पार्क को लिविंग पर्सन घोषित किया गया है। बिल्कुल। आपके बोलिविया में और उरुग्वे में उन्होंने जो संपूर्ण एटमॉस्फेयर है उसको लिविंग पर्सन घोषित किया। समुद्र भी उसी तरह से लिविंग पर्सन की तरह उपस्थित होता है। और फिर वो क्या कहता है, बात वैज्ञानिक कहता है पूरी की पूरी कि ये तेरी माया के उपजाए हुए हैं, है ना, और इनका अपना जड़ स्वभाव है ना। ये पंच महाभूतों के जो नाम गिनाए जाते हैं ना कि गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी, तव प्रेरित माया उपजाए शस्त्र तो सब ग्रंथ निगाए, ये सब करते हैं ना कि तुम्हारी ही उपजाई हुई माया है, तुम्हारी ही, तुम इन वस्तुओं को स्वभाव बख्शा है ना। ये इनके सहज जड़ करनी है, इनकी ये जो भी स्वभाव है, ये वस्तुमत्ता तुमने दी है इनको। नाउ डोंट एक्सपेक्ट ये जो हैं उस तुम्हारे दिए हुए स्वभाव से विपरीत काम करें। तो तुम्हें तो इनकी फिजिक्स को समझना होगा। बिल्कुल। और फिजिक्स को समझ के इसका कोई ऐसा जो है हल निकालना होगा जो वैज्ञानिक हो जी, उसके अनुसार हो। जी। तो क्या करते हैं राम कि वो नल नील कपिदो भाई लड़काई रिखे आसिक पाई, है ना, दो ऐसे लोग हैं उनके जो इंजीनियर हैं। लड़काई यानी युवावस्था में ऋषि आशीष ने शिक्षा प्राप्त की है, तो उनको जो है लगाते एम्प्लॉय करते हैं इंजीनियर की तरह, है ना, आर्किटेक्ट की तरह जो, और फिर जो है वो पुल बनता है। ऐसा ही एक प्रसंग जो है पश्चिमी दुनिया में आया था। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो मूसा हैं, लॉर्ड मोसेस, वो सभी इजराइलियों को लेकर निकल रहे हैं, और इजराइलियों को लेकर इसलिए निकल रहे हैं कि इजिप्शियन आर्मी उनका पीछा कर रही है, तो एक्सोडस हो रहा है उनका, निकाल रहे हैं बाहर, साथ लिए ले जा रहे हैं। रास्ते में समुद्र पड़ गया। तो जो लॉर्ड मोसेस हैं वो अपनी छड़ी घुमाते हैं, समुद्र फट जाता है, और वो और इजराइली उसके साथ साथ पार हो जाते हैं। पीछे से इजिप्शियन आर्मी आ रही है, वो तब तक वो तट पे पहुंच चुके हैं, वो फिर छड़ी घुमाते हैं,
और वो जो दरार थी वो उसमें भर जाती है और ये सब के सब इजिप्शियन आर्मी इसमें ही मर जाती, ख़त्म। एक छड़ी घुमाने की बात है, तो हैरी पॉटर तक अभी तक छड़ी ही घूम रही है। तो वैज्ञानिक तक इसमें है, उस चमत्कार में है या इसमें है कि जिन्होंने ऋषि आशीष पाया हुआ, शिक्षा पाई हुई है, उन लोगों को एम्प्लॉय करते हुए और बाकायदा एक पुल बनाने की, ये आधुनिकताएं हैं। हम इनको कंपैरिजन से ही समझ सकते हैं, तुलना से ही समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बात बताइए कि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या ये जो रामायण की बात है, राम कथा की बात है, इसको सुंदरकांड का जो रामायण का हिस्सा है, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनकी जो उदाहरण हैं, उनको क्या आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं इम्प्लीमेंट किया है या उसकी प्रैक्टिस करके कुछ करने की कोशिश की? कोई उदाहरण आपको याद हो? मैं तो यही कह सकता हूँ कि पूरा जीवन ही राम के सहारे चला, राम भरोसे चला, लिटरली। चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बहुत ही ऐसी बात कह दी है कि आज की जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन का जो एक स्टाइल है, उसमें राम को इस तरीके से अपने दिल से याद करना आपको परेशानी पैदा नहीं करेगा? नहीं, मेरा कहना है कि बहुत ज़्यादा वोकल होने की ज़रूरत नहीं रहती। यानी पूरे अपने उसमें मैं शांति से अपनी पुस्तक लिखता रहा और मैंने तो कभी प्रचार भी नहीं किया। बहुत वोकल होने की ज़रूरत भी नहीं रहती। ना तो जो है परमात्मा आपका प्रदर्शन चाहता है, वो दर्शन चाहता है। दर्शन चाहता है। आपका फ़लसफ़ा क्या है, आपके उसके हिसाब से चलते कैसे हैं, उसको चाहता है, प्रदर्शन नहीं चाहता। तो जब परमात्मा ही प्रदर्शन नहीं चाहता है और उस तरह के आडंबर में, उस तरह के दिखावट में जो है कोई वो नहीं है, तो फिर प्रशासन की राह में वो नहीं आता बाधा कहीं, है ना। आप करते हो, आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा है और हर एक अधिकारी की होती होगी कोई श्रद्धा या अश्रद्धा। बल्कि आजकल तो नास्तिकता भी इस तरह से ली जाती है कि जैसे वो उनकी श्रद्धा हो, और उनके नास्तिकता के बारे में उनको क्वेश्चन करो तो दिक्कत होती है, तो उनको दिक्कत होती है पूरी की पूरी। तो इसलिए वो भी मैं कहता हूँ कि वो भी श्रद्धा का ही एक रूप है और कुछ नहीं है। आपके बारे में जो सामान्य मध्य प्रदेश के जो लोग हैं या मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, वो आपके बारे में एक बात कहते हैं। हाँ, जानते क्या कहते हैं? क्या है? कि अगर कोई IAS अगर हैं और अगर प्रशासन को कैसे चलाना है, वो मनोज श्रीवास्तव जी से सीखें। उनकी श्रद्धा है। मैंने कहा एक से एक अच्छे अधिकारी रहे हैं और हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा तो उनकी श्रद्धा है। मध्य प्रदेश में आपका जो एक कद है, जो आदर है, उसका एक अलग लेवल है। हाँ, वो आपके प्रयासों से और ढेरों उदाहरण है उसमें। हाँ। अच्छा, मेरा साहित्य मुझे मदद करता है। और मुझे याद है जब वो एक इंदौर में बिल्डिंग तोड़ रहा था मैं, कई मंजिला थी, बहुत बड़ी, और वहाँ के बड़े एक सज्जन की थी। तो जब मैं तोड़ रहा था तो लोहा निकल रहा था उसमें से ढेर सारा, और बहुत सुंदर बिल्डिंग थी। मुझे दुख भी हो रहा था उसको, इनफैक्ट कितनी अच्छी बिल्डिंग है उसको, लेकिन कर्तव्य था तो उसको करना ही था। तो वो लोहा निकल रहा था, तो लोग आए मेरे पास, पत्रकार लोग। उस समय मैं सामने ही खड़ा हुआ था उस बिल्डिंग के। तो कहते हैं कि सर वो इतनी अच्छी बिल्डिंग थी और देखिए कितना कैसा कैसा लोहा इसमें से निकल रहा है, और नष्ट कर दिया आपने पूरा। तो मैंने उनको, वो साहित्य के संस्कार काम आते हैं ना, तो मैंने उनको कहा कि वो अरुण कमल की कविता थी ना, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का, अपनी केवल धार। तो ऐसे कई प्रसंग हैं। साहित्य आपको बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। और जिसमें सबसे बड़ा आधार जो है, हाँ, वो रामायण तो है ही। जैसे एक बार जो है मंदसौर में मैं था, ड्रग माफिया से टकरा रहा था। तो उस समय मैंने कहा कि सब मंदसौर में
वो जो कार्ल मार्क्स था जो ये कहता था कि धर्म अफीम है, मैंने कहा उससे विपरीत स्थिति है, कुछ लोगों के लिए अफीम ही धर्म है। तो ऐसे कई चीज़ें। मैं जब अपने इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो कई उससे गुजर के जाना पड़ता है ना, कि जब आप जैसे व्यक्तित्व से जब बात करनी है तो पूरी तैयारी करके आनी पड़ती है ना। तो मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन लगाया और ग्वालियर में रहते हैं वो, तो उनको मैंने बताया कि मैं मनोज श्रीवास्तव जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो उनका सबसे पहले यही था, आपको पता है उनके बारे में? मैंने कहा नहीं, मैं छानबीन कर रहा हूँ मैं, है ना, और उनसे मेरी मुलाकात हुई है, कुछ वहाँ से भी हुई। बोले कि उनका एक किस्सा इंदौर का, जिसका भी आपने जिक्र किया, जिस बिल्डिंग का, बोले वो अपने आप में मध्य प्रदेश के अंदर एक इतनी बड़ी, क्या कहते हैं, वो उदाहरण जो पेश करके रह गया। किसी का नुकसान अगर हुआ तो हुआ हो, सैकड़ों लोगों का फायदा भी हुआ है ना, उस निर्णय से, घटना से नहीं, उस निर्णय से मध्य प्रदेश के अंदर जो एक छवि की बात होती है ना, रिफ्लेक्शंस होते हैं ना, पूरे देश में जाते हैं इन सब बातों के, उसमें उससे बहुत करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। तो आप ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं अपनी प्रिपरेशन तो मैं करूँगा ही। आखिरी में, बिल्कुल आखिरी का प्रश्न है ये, है हमारे, इतना लंबी बातचीत हो गई, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मनोज श्रीवास्तव प्रशासक से शोधकर्ता तक की ये जो यात्रा है, आप उसको सिंगल सेंटेंस में, एक पंक्ति में, एक लाइन में कैसे सम अप करेंगे? एक ही सिद्धांत है मेरा, knowledge is not a consequence of time. Knowledge is a consequence of curiosity. ज्ञान जो है समय की परिणति नहीं है कि आप बुढ़े हो गए तो आपको ज्ञान आ गया और रिटायर हो गए तो आपको ज्ञान आ गया। आ जाता है कई लोगों में, कहते हैं कि अब बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, उस समय क्या कर रहे थे? तो ये जो प्रश्न है ये आपने खुद ही कर दिया, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ज्ञान समय की परिणति नहीं है, ज्ञान जिज्ञासा की परिणति है। तो यदि वो जिज्ञासा हो आप में, आप देखिए कि हनुमान जी की अपन बात कर रहे थे, तो हनुमान जी बचपन में ही जो है सूर्य को अपने मुंह में रखने के लिए वो कहते हैं कि उड़ चले। उस रूपक का, उस मेटाफर का अर्थ क्या है कि वो जिज्ञासा जो है वो बाल्यकाल में ही रहती है, और वो इस बच्चों में आकाशीय पिंडों के प्रति जिज्ञासा रहती है। हाँ। आप कभी भी देख लें बच्चों को, तो उनको आप यदि जो है ग्रहों के बारे में बताएंगे, उन सब के बारे में, क्या गैलेक्सीज के बारे में बताएंगे उनको, तो वो हनुमान उसी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर क्या है कि हनुमान जो हैं वो सूर्याराधन नहीं कर रहे हैं, वो सूर्य को जानना चाहते हैं। और उनको जो है कथा आती है फिर बाद में कि हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया और सूर्य ने उनको परिक्रमा करते करते पूरे जो है वो सिखाया, वो पूरा आता है। तो हनुमान जो है सूर्य की वैज्ञानिक ही जानना चाहते हैं, पूजा नहीं कर रहे, उसके तरफ जाना। तो वो अनुसंधानता, वो जो है रिसर्च करने की प्रवृत्ति, वो जानने की प्रवृत्ति, वो जो है जो आपको बचपन में एक ईश्वरीय गिफ्ट की तरह मिलती है, उसको यदि उम्र भर कायम रखो तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। दर्शकों, क्या आपको आपकी जिज्ञासा शांत हुई है? कमेंट करके हमारे दर्शक हम तक इसको बात को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई चर्चा होती है सार्थक रूप में और प्रामाणिक रूप में, और जिसको कहते हैं ना कि जिससे कुछ मतलब निकलता है, वो अक्सर लंबी होती हैं, छोटे में चर्चाएं नहीं हो पाती हैं। तो ये भी जो चर्चा है, ये भी अपना एक टाइम लिए आप समय निकाल कर इस चर्चा को देखें और शेयर करें। अगली किसी ऐसी ही स्टोरी में, ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर से मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नज़र से। थैंक यू।